श्रोताओं नमस्कार। प्रगति के सोपान कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, प्रगति के सोपान कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के बारे में। श्रोताओं, रोजगार हर युवा का सपना होता है। रोजगार प्राप्त करने के लिए युवाओं के अंदर वो टैलेंट युवा खुद पैदा करते हैं जिससे वो रोजगार के काबिल बन सके। तो श्रोताओं, भारत सरकार के द्वारा कई ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे हमारे युवाओं को रोजगार प्रदान करने की कोशिश की जाती है। और जाहिर सी बात है कि रोजगार के लिए व्यक्ति के पास योग्यता होना चाहिए और भारत सरकार योग्यता को पहचान कर उनके मुताबिक रोजगार पैदा करते हैं और रोजगार प्रदान करते हैं। तो श्रोताओं, भारत सरकार रोजगार सृजन के लिए क्या कार्य कर रही है और इसके लिए क्या क्या योजनाएं हैं और साथ ही इसके लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, इस विषय पर बात करने के लिए आज हमने अपने आकाशवाणी के स्टूडियो में आमंत्रित किया है विश्वजीत सिंह जी को, जो उप संचालक है उद्योग संचालनालय रायपुर में। तो विश्वजीत जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं संपूर्ण वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की तरफ से, छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं आकाशवाणी परिवार का कि आपने अपने श्रोताओं के समक्ष हमें अपने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम स्वरोजगार योजना के बारे में अपना पक्ष रखने के लिए यहां आमंत्रित किया और मुझे आशा है कि इस संवाद से अधिकाधिक युवा लाभान्वित हो सकेंगे। जी, तो विश्वजीत जी, सबसे पहले कार्यक्रम में हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम क्या है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। जी, तो जैसा कि आपने कहा कि सरकार, गवर्नमेंट शासन का ये उद्देश्य है कि सभी को रोजगार उपलब्ध कराएं। भारत एक युवा मुल्क है और अधिकाधिक मात्रा में यहाँ युवा रोजगार के लिए प्रयासरत हैं। सबको सीधे सीधे शासकीय नौकरी या प्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिया जाना इतनी बड़ी संख्या में संभव नहीं है। इसीलिए शासन 1980 से ही आप देखेंगे कि स्वरोजगार योजनाओं के लिए लगातार प्रयासरत रही है। स्वरोजगार अर्थात अपने लिए, खुद के लिए रोजगार जनरेट करना और अपने इस उद्यम से अन्य लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार देना। तो उसी कड़ी में शासन ने अपनी पुरानी जितनी भी रोजगार के, स्वरोजगार की योजनाएं थी, उन सभी स्वरोजगार योजनाओं को एक करके वर्ष 2008 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत की। यह कार्यक्रम, जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना, पूर्व में PMRY के नाम से जानी जाने वाली एक योजना, साथ ही साथ ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम REGP के नाम से जाने वाली, इन दोनों योजनाओं को एक साथ जोड़कर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम वर्ष 2008 से तैयार कर चलाया गया। यह भारत सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली योजना है। और अगर पूछें कि भारत सरकार में भी किस मंत्रालय से, तो इसका उत्तर है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत एक आयोग गठित है जिसका नाम है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग। यह आयोग इस योजना के पूरे भारतवर्ष में नोडल एजेंसी है और अपने क्षेत्रीय कार्यालयों और अपने प्रत्येक राज्य में स्थित संचालनालय, जिसे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कहा जाता है, जो हमारे छत्तीसगढ़ में रायपुर जिले में है। सभी जिलों में इनके बोर्ड्स भी हैं, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, जिला व्यापार उद्योग केंद्र, जो कि छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के अंदर आते हैं। इन सब के माध्यम से ये योजनाएं चलाई जाती हैं। जी, तो विश्वजीत जी, इसके लिए पात्रता की क्या शर्तें? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए पात्रता की शर्तें काफी सीमित ही रखी गई हैं, जिसमें सबसे मुख्य है कि आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। 18 वर्ष या उससे कम के आयु के इसमें आवेदक पात्र नहीं होंगे। आवेदक केवल एकल स्वामित्व वाले प्रकरण अर्थात इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि मैं कहूं कि कोई साझेदारी फर्म यानी पार्टनरशिप, कोई कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड हो या पब्लिक लिमिटेड हो, या कोई भी उद्योग का संगठन इसमें अपात्र होगा। केवल इस पे एकल स्वामित्व वाले प्रकरण ही, इंडिविजुअल केसेस ही लिए जाते हैं। इसमें आय की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है, अर्थात अगर आय कम हो या ज्यादा हो, आय के बारे में योजना में ऐसा कोई सीमा नहीं रखी गई है। योजना अंतर्गत 50 लाख रुपए तक विनिर्माण अर्थात मैन्युफैक्चरिंग के लिए और 20 लाख रुपए तक सर्विस यानी सेवा और बिजनेस व्यवसाय के लिए लोन की, ऋण की व्यवस्था रखी गई है। जी, तो पात्रता की शर्तों में एक और शर्त मैं बताना चाहूंगा कि यह केवल नवीन उद्योगों के लिए है। अर्थात कोई व्यक्ति अपना नया बिजनेस व्यवसाय चालू करना चाहता है तो उसके लिए योजना पात्र होगी। जी, तो विश्वजीत जी, इस योजना के लिए यदि कोई आवेदन करना चाहे तो कहाँ आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता पड़ेगी? योजना वर्ष 2016 से पूर्णतः ऑनलाइन कर दी गई है, जो कि भारत सरकार के kviconline.gov.in वेबसाइट के माध्यम से आवेदक कर सकते हैं। यह PMEGP अर्थात प्राइम मिनिस्टर्स
एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन प्रोग्राम, जो इसी योजना का अंग्रेजी रूपांतरण है, नामकरण है, वो ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आवेदक चाहकर इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स अर्थात एकल स्वामित्व वाले आवेदक इसमें आवेदन कर सकते हैं। दस्तावेजों में कहें तो जैसे ही आवेदक अपना आवेदन करेंगे उनसे उनका आधार नंबर लिया जाएगा, आधार ऑथेंटिकेशन होगा, आधार कार्ड अपलोड करने की अनिवार्यता अब हट गई है, साथ ही मोबाइल नंबर और ईमेल चाहिए। अगर अनिवार्य दस्तावेज में कहें तो परियोजना प्रतिवेदन अर्थात प्रोजेक्ट रिपोर्ट वो इसमें अनिवार्य है। वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनेगा और उसके लिए क्या मदद चाहिए वो भी वेबसाइट पर ही उसका प्रारूप फॉर्मेट उपलब्ध है। इसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि अगर किसी को अधिक ऋण की आवश्यकता है, जैसे मैंने बताया कि 50 लाख रुपए के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और 20 लाख रुपए तक के लिए सर्विस सेक्टर में अगर कोई पूरा लोन लेना चाहता है तो वैसे स्थिति में उसको 8वीं कक्षा कम से कम उत्तीर्ण होकर उसका प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। साथ ही साथ अगर अतिरिक्त सब्सिडी की पात्रता अगर बनती है तो वैसी स्थिति में जाति प्रमाण पत्र अगर अपलोड करेंगे तो अधिक अनुदान मिलेगा। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी अधिक अनुदान का प्रावधान इस योजना अंतर्गत रखा गया है। तो ये कुछ अन्य दस्तावेज हुए कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच से कुछ प्रमाण पत्र बनवाकर भी अपलोड किया जा सकता है। तो ये इसके कुछ दस्तावेज हुए। जब भी कोई आवेदक ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर पीएमईजीपी योजना के तहत आवेदन करते हैं तो उन्हें वहां 3 एजेंसीज को सेलेक्ट करने का विकल्प उपलब्ध होता है। जैसे कि मैंने बताया केवीआईसी जो कि रायपुर में है, केवीआईबी जो कि समस्त जिला मुख्यालय में है एवं डीआईसी अर्थात डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर जिला उद्योग केंद्र, ये समस्त जिलों में उपलब्ध है। इस तरह से कुल 3 विकल्प में से जिस भी एजेंसी के पास आवेदक आवेदन करना चाहें वो चयन कर सकते हैं और आवेदन उनका संबंधित एजेंसी के पास चला जाता है। दस्तावेज यदि सही हो तो उन्हें आवेदक द्वारा चयन किए गए बैंक शाखा को प्रेषित कर दिया जाता है। यदि आवेदक बैंक से ऋण की पात्रता पूर्ण कर लेता है और बैंकों को अन्य दस्तावेज जैसे उनकी ऋण स्वीकृति के लिए आवश्यक है वो उपलब्ध करा देता है, ऐसी स्थिति में उनका ऋण स्वीकृत होता है। अन्यथा बैंक उनका ऋण अस्वीकृत भी कर सकता है। इसलिए बैंक का चयन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऋण स्वीकृति के उपरांत ही आवेदक को सब्सिडी अनुदान की पात्रता होगी। योजना अंतर्गत ईडीपी अर्थात एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक प्रशिक्षण होता है, उद्यमिता विकास प्रशिक्षण। यह प्रशिक्षण वर्तमान में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर उपलब्ध है। 10 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने के बाद जो प्रमाण पत्र है वो बैंक को स्वमेव दर्शित होने लग जाता है। बैंक इस प्रमाण पत्र के आधार पर और स्वयं के अंशदान के आधार पर अपने हिस्से का ऋण वितरण करता है, जिससे कि आवेदक को अपना उद्योग लगाना होता है। ऋण का वितरण होने के बाद 1 से 2 महीने के अंतराल में सब्सिडी का पैसा संबंधित बैंक शाखा के पास आ जाता है। संबंधित बैंक शाखा इस धन को, इस सब्सिडी को आवेदक के नाम पर एफडी अर्थात फिक्स्ड डिपॉजिट बना देगी और इतने ऋण पर न वो ब्याज लेगी न ही उतने एफडी पर वो आवेदक को ब्याज देगी। अर्थात ये पैसा 3 वर्ष के लिए लॉक इन में रहेगा। लॉक इन पीरियड इस योजना के तहत 3 वर्षों का है। 3 वर्ष तक उद्योगों को सकुशल चलाना होगा, व्यवसाय को निरंतर कार्यरत रखना होगा। 3 वर्षों में एक थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन भी आयोजित किया जाता है तीसरे वर्ष में, जिसमें यह परीक्षण किया जाता है कि हमारा उद्योग वैसा ही चल रहा है जिस चीज के लिए ऋण इनकी स्वीकृति हुई थी। उसके बाद ही जाकर के वह सब्सिडी का पैसा आवेदक के ऋण खाते में समायोजित किया जाता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि उसके बाद ही आपको द्वितीय ऋण की पात्रता भी बन करके आती है। जी विश्वजीत जी, हम यदि आपसे जानना चाहें कि इसके लिए अभी तक छत्तीसगढ़ में कितने आवेदन आपको प्राप्त होते हैं और कितने जो है इसमें अभी तक लाभार्थी लाभ ले रहे हैं? जी, मैं अगर बात करूं विगत 5 वर्षों की, तो विगत 5 वर्षों में प्रति वर्ष या प्रति वित्तीय वर्ष हमें पूरे छत्तीसगढ़ में जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्रों में लगभग 5 से 6 हजार आवेदन प्रतिवर्ष प्राप्त होते रहे हैं, जिनमें से प्रतिवर्ष लगभग 2000 आवेदनों के आसपास बैंक से ऋण स्वीकृत भी हुए हैं। तो अगर मैं पिछले वर्ष की बात करूं तो लगभग 5500 के करीब आवेदन प्राप्त हुए थे। इसमें से 1860 आवेदनों में स्वीकृति मिल चुकी थी। विश्वजीत सिंह जी, उस योजना के अंतर्गत लोन लेना चाहे तो कोई व्यक्ति कैसे ले सकता है और अधिकतम कितना लोन प्राप्त कर सकता है? जी, यह योजना माइक्रो अर्थात सूक्ष्म उद्योगों के लिए है। भारत सरकार की माइक्रो की जो नवीन परिभाषा है, सूक्ष्म उद्योग उसे कहेंगे जिनमें प्लांट एवं मशीनरी तथा इक्विपमेंट अर्थात उपस्कर में अधिकतम निवेश 2.5 करोड़ रुपए तक हो। योजना अंतर्गत मैंने जैसे आपको कहा कि विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 50 लाख रुपए तक के आवेदन पर अनुदान की पात्रता होगी।
अगर किसी आवेदक को इससे अधिक का ऋण की आवश्यकता है, वैसी स्थिति में भी वह अपना प्रकरण बैंकों को प्रेषित इस योजना में करवा सकता है, परंतु उसे जो अधिकतम अनुदान की प्राप्त होगा अपने 20 लाख रुपए तक ही। मैं इसमें यह भी बता देना चाहूंगा कि अनुदान का प्रतिशत क्या होगा, कितनी सब्सिडी मिलेगी। देखिए, योजना में मार्जिन मनी सब्सिडी नाम का एक अनुदान है। मार्जिन मनी सब्सिडी का प्रतिशत है 15 से लेकर के 35%। यह निर्भर करता है कि आवेदक अपना उद्योग शहरी क्षेत्र में लगाना चाहते हैं, नगर पंचायत नगर निगम के वार्ड एरिया में, या फिर वो ग्रामीण क्षेत्रों अर्थात ग्राम पंचायत में उद्योग लगाना चाहते हैं। दोनों ही स्थिति में अनुदान की दर में फर्क होगा। यदि शहरी क्षेत्र में जनरल व्यक्ति, सामान्य वर्ग का कोई पुरुष व्यक्ति अपना उद्योग स्थापित करता है, ऐसी स्थिति में उसे 15% अनुदान की पात्रता होगी। जनरल वर्ग का व्यक्ति अगर ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग स्थापित करता है, ऐसी स्थिति में उसे पूरी परियोजना लागत का 25% तक अनुदान मिलेगा। यदि आवेदक जाति प्रमाण पत्र धारी है अथवा अल्पसंख्यक, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक, ऐसे किन्हीं वर्गों से वो ताल्लुक रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्हें अनुदान शहरी क्षेत्र में 25 जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 35% की पात्रता होगी। उदाहरण स्वरूप यदि मैं कहूं कि किन्हीं आवेदक ने अपना 1 लाख रुपए का ऋण का प्रोजेक्ट इस योजना के तहत आवेदन किया है और वह आवेदन यदि बैंक द्वारा स्वीकृत हो जाता है, ऐसे स्थिति में ग्रामीण क्षेत्र में जाति प्रमाण पत्रधारी व्यक्ति, चाहे वो महिला कैटेगरी से हो तो महिला कैटेगरी को भी जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। महिलाओं को भी बराबर ही इसमें जाति प्रमाण पत्र के बराबर अनुदान के ही पात्रता श्रेणी में रखा गया है, तो उन्हें वहां 35% की सब्सिडी अनुदान की पात्रता आ जाती है, अर्थात 35,000 रुपए 1 लाख पर। इसी प्रकार से जितना प्रोजेक्ट कॉस्ट अर्थात परियोजना लागत बढ़ेगा, उतना अधिक अनुदान आवेदक प्राप्त कर सकते हैं। अनुदान पर कोई अधिकतम सीमा नहीं है, परंतु योजना में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अधिकतम विनिर्माण में 50 लाख रुपए के ही प्रोजेक्ट कॉस्ट पर अनुदान और सर्विस और ट्रेडिंग में 20 लाख रुपए तक ही अनुदान को सीमित रखा जाएगा। जी, तो विश्वजीत जी, यदि पूर्व में कोई व्यक्ति इस योजना का लाभ ले चुका है और उसे दोबारा इस योजना का लाभ लेना है, तो क्या इसका दोबारा लाभ ले सकता है? जी, मैंने पात्रता की शर्तों में आपसे कहा कि यह योजना केवल नवीन उद्योगों के लिए है, अर्थात पूर्व से विद्वान उद्योग इसमें अपात्र होंगे, परंतु कुछ वर्षों पहले भारत शासन की तरफ से इसमें एक राहत यह मिली है कि पूर्व में यदि किसी ने पीएमईजीपी योजना का लाभ लिया है, साथ ही साथ जो मैंने कहा कि पूर्व में प्रचलित आरईजीपी अर्थात रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसे मैंने हिंदी में भी बताया ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, इसके तहत अगर कोई लाभान्वित हो चुका है, या मुद्रा योजना, भारत सरकार की मुद्रा योजना के माध्यम से भी यदि कोई लाभान्वित है, ऐसे लोगों को द्वितीय ऋण प्राप्त करने की इसमें व्यवस्था की गई है। द्वितीय ऋण के लिए आवश्यक यह है, सेकंड लोन के लिए अनिवार्यता यह रहेगी, बैंक से उनका कोई ऋण बकाया नहीं होना चाहिए, विगत वर्षों में उनके उद्योग में, व्यवसाय में अच्छा टर्नओवर हो, और साथ ही साथ इसके बारे में वो कुछ अच्छे टर्नओवर के बारे में कुछ प्रमाण प्रस्तुत कर सके। कुछ दस्तावेज हैं उसके, इसके माध्यम से उन्हें दोबारा भी इसी पीएमजीपी योजना के तहत पुनः उन्हें द्वितीय ऋण की भी पात्रता होगी। तो जो मैंने आपको पात्रता की शर्तों में बताया कि किन्हीं आवेदक को इसमें अपना भी पैसा लगाना होगा, जिसे इस योजना में ओन कंट्रीब्यूशन यानी स्वयं का अंशदान कहा गया है। स्वयं का अंशदान 5% एवं 10% की 2 स्लैब बने हुए हैं, अर्थात सामान्य वर्ग के पुरुष को 10%, उनके अतिरिक्त किन्हीं भी अन्य वर्ग के आवेदक को 5% अपना खुद का ओन कंट्रीब्यूशन, खुद का स्वयं का अंशदान इसमें लगाना अनिवार्य है। उदाहरण के लिए यदि किसी का 1 लाख का पूरा प्रोजेक्ट कॉस्ट है, तो वैसी स्थिति में सामान्य वर्ग का पुरुष उसमें 10,000 जबकि बैंक उसे 90,000 रुपए फाइनेंस करेगा। जब हम द्वितीय ऋण पर आते हैं, तो द्वितीय ऋण लेने के समय सीधा एक ही स्लैब है, उसमें 10% स्वयं का अंशदान होगा और सब्सिडी का भी एक सिंगल रेट रखा गया है, 15% यानी 15% की मार्जिन मनी सब्सिडी प्राप्त होगी। उसमें शहरी, ग्रामीण इत्यादि के आधार पर कोई अतिरिक्त स्लैब नहीं रखा गया है। बहुत अच्छी बात अभी आपने बताई है। तो श्रोताओं, प्रगति की सोपान कार्यक्रम में अभी हम बात कर रहे थे विश्वजीत सिंह जी से, जो उप संचालक है उद्योग संचालनालय रायपुर में। तो विश्वजीत जी, कार्यक्रम में आप आए और हमारे श्रोताओं को जो जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। प्रगति की सोपान कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।